क्या धन के सहारे बदली धर्म की ध्वजा, धर्मांतरण से सियासत में कोहराम मचा, 250 लोगों ने बदला धर्म और नाम, लालच से क्यों हो रहा धर्म परिवर्तन का काम, राशन कार्ड के लिए बदला धर्म। जी हां, जब से खबर निकली है हंगामा मचा है, सियासत हो रही है, शोर हो रहा है धर्म परिवर्तन पर। कार्यक्रम था कि ये घर वापसी की कवायद है, लेकिन जो मामला अब सामने आ रहा है उसमें तो राशन कार्ड और आधार कार्ड बन गए धर्म परिवर्तन के आधार। क्या धन के सहारे बदली धर्म की ध्वजा, धर्मांतरण से सियासत में कोहराम मचा, 250 लोगों ने बदला धर्म और नाम, लालच से क्यों हो रहा धर्म परिवर्तन का काम, राशन कार्ड के लिए बदला धर्म। जी हां, सवाल यही है कि लालच से आखिर धर्म परिवर्तन का काम क्यों हो रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा के नेता मोहसिन रजा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता अरुण प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल आगरा में करीब 60 परिवारों के धर्म परिवर्तन वाले मामले में नया मोड़ आ गया है। इन लोगों का कहना है कि लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। अब सवाल यह है कि क्या धन के सहारे बदली जा रही है धर्म की ध्वजा। आस्था का आंगन सजा था, जज्बातों के हवन कुंड में आहुतियां दी जा रही थी, क्योंकि ये बिछड़ों की वापसी वाला कदम था। धर्म में वापसी की कवायद हो रही थी। टोपी की जगह तिलक ने ले ली थी। कुरान की आयतों वाली गलियों में संस्कृत के श्लोक गुंजायमान थे। इंसान वही थे, लेकिन भगवान बदल गए, ये जानते हुए भी कि सबका मालिक एक है। हालांकि मौलिक अधिकारों के अधिकार में ये भी एक अधिकार शामिल है कि सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। 60 मुस्लिम परिवारों ने धर्म बदल लिया। बताया गया कि ये घर वापसी है। स्वेच्छा से उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया है और ये कहकर किया है कि हम पूर्व में हिंदू ही थे और हमारे सारे के सारे पूर्वज हिंदू थे और आज हम पुनः हिंदू धर्म में अपने घर वापसी कर रहा हूं। और दलों ने जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि वो केवल वोट को देखते हैं और वोट के आधार पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यहाँ तो स्वेच्छा से, क्योंकि जबरदस्ती 60 परिवारों को कुछ नहीं किया जा सकता और हिंदुस्तान में कम से कम किसी को इस तरह का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी को जबरदस्ती हिंदू बनाया गया। लेकिन अब यह आस्था की अंगड़ाई थी, यह मजबूरी के माहौल में जमाई गई महफिल। वहीं इस महफिल से बाहर आवाजें मुखर हुई तो हंगामा मच गया, क्योंकि यह धर्म वापसी की कवायद नहीं बल्कि लालच की लालसा थी, वो भी राशन कार्ड के रंग में रंगी हुई। कल तो पहला हमारा वही फोटो मोटो लेने के दिया किसान पत्र बनाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए, जैसे मुकाम भी मिल जाएगा आगे से, ऐसे बात करने के लिए कह रहा है। जब मीडिया आएगा, वो अधिकारी आएगा, उसके लिए उस दिन तुम्हारा फोटो मोटो खींचना है। फिर तब हम कह दिया तो ठीक है, तो बुला लिया। उसके बाद कल क्या हुआ? कल फिर आके हम देखा है जब सारे लोग आ गए, जब स्टेज बना लिया पहला का मीडिया आएगा, ऑफिसर आएगा, अधिकारी आएगा। कल क्या हुआ? कल वो उस टाइम वो जब सारे आदमी आ गए, जब कह रहा है टोपी पहन के आओ, हमारा ठाकुर को ना कौन सा बुला लिया किसको, वो कह रहा है अभी तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर रहा है तुम लोग। जब हम मजबूरी से उस टाइम बताया नहीं। सियासत तो पहले ही शुरू हो गई थी इस सब पर, लेकिन अब बदले हुए माहौल में बीजेपी भी इच्छा जता रही है संविधान और स्वेच्छा का सहारा लेकर। काजी जी क्यों दुबले शहर के अंदेशे में, जिसने धर्म परिवर्तन किया है, बयान तो उसका महत्वपूर्ण है कि उसने स्वेच्छा से किया या दबाव में किया या प्रलोभन में किया। स्वेच्छा से किया तो संविधान सम्मत, दबाव और प्रलोभन में किया तो नियम के विरुद्ध। तो इस पर फैसला उसी पर छोड़ना चाहिए। बाकी कोई और लोग बोले तो उसका कोई औचित्य नहीं। बहरहाल धर्मांतरण के इस धुएं से सूबे की सियासत में जमकर शोर होने लगा है, लेकिन इस सियासी शोर के बीच सवाल यही कि क्या
धन के सहारे बदली जा रही है धर्म की ध्वजा और क्यों लालच की लालिमा में हो रहा है धर्म परिवर्तन का काम। आगरा से शिव चौहान के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। जी हाँ, सवाल यही है कि क्या लालच से हो रहा है धर्म परिवर्तन? अगर हाँ, तो फिर धन के जरिए धर्म परिवर्तन का ये गंदा खेल क्यों? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। भाजपा के नेता मोहसिन रजा, कांग्रेस के नेता अरुण प्रकाश, आसिम वकार समाजवादी पार्टी से और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। अरुण प्रकाश जी, क्या धन के जरिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है? लालच के जरिए किया जा रहा है धन परिवर्तन? देखिए, धन भी माध्यम हो सकता है और इस प्रदेश को एक राजनैतिक रूप से सांप्रदायिक जामा पहनाने का काम हो रहा है। जब भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर में ये कह रहे हों कि हम विकास के मुद्दे की ही बात कर रहे हैं जी, जब वो कहता झारखंड में जाते हों और ये कह रहे हों कि अब सिर्फ विकास का ही मुद्दा है और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, और जब उनके आनुषंगिक संगठन, उनके पार्टी के महत्वपूर्ण संगठन इस तरीके से पार्टी के छिपे हुए हिडन एजेंडे पे काम कर रहे हो, तो निश्चित रूप से महसूस होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के पहले बाद में जो काम उन्होंने गुजरात में किया था, वही रास्ता पूरे देश को दिखाना चाहते हैं। ठीक है। और इस तरीके से वो कहता पूरे देश में अपनी पार्टी और अपने लोगों की सरकार बनाना चाहते हैं जी, और निश्चित रूप से इसमें ठीक है। अरुण जी, आपके पास फिर लौटेंगे, शासन का इन्वॉल्व, आपके पास फिर लौटेंगे। वकार साहब, कहा तो ये गया कि कार्यक्रम पुरखों की घर वापसी हो रही है, लेकिन यहां तो कुछ और ही मसला निकलकर सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि उनको लालच दिया गया था और उसके जरिए धन परिवर्तन कराया गया। देखिए गायत्री जी, अल्लामा इकबाल ने एक शेर अपनी जिंदगी में कहा था कि कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। तो सबसे पहली बात तो मैं यहां एक बात साफ कर दूं जी, कि अगर हमारी गर्दन पे तलवार भी रख दी जाए और हमारी जान के ऊपर बना है कि अब हम मर जाएंगे, उसके बाद भी अगर मुसलमान सच्चा है तो धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये धार्मिक मसला है, इसमें मैं समझता हूं कि मेरे पास बहुत कम जानकारियां हैं, इसमें अगर आप किसी आलिम दीन को बुलाते तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है। और एक बात मैं बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं कि मैं कई बार आपके चैनल पे बोल चुका हूं कि श्रीमान प्रधानमंत्री जी अपने चेहरे को दिखाते हैं और कहते हैं कि विकास, और जो अपने नीचे के जितने चेहरे हैं उनसे कहते हैं कि बीजेपी का जो ओरिजिनल चेहरा है, जो ओरिजिन है, वो जिंदा रखे रहो और देश को दिखाते रहो कि आज भी भारतीय जनता पार्टी वही है जो पैदाइश के वक्त थी। ठीक है वकार साहब। देखिए जनधन योजना लेके आए। ठीक है वकार साहब, आपकी बात ये बाकी योजना नहीं, अभी सुन लीजिए। मैं समझता हूं ये राशन कार्ड भी योजना लेकर आ गए हैं। अब ये इस तरह से क्या क्या कौन कौन सी योजनाएं लेके आएंगे, ये तो बीजेपी के लोग ही जाने, लेकिन मैं समझता हूं ये गलत है। आपकी बात आ गई रजा साहब, ऐसा पहली बार नहीं है। अगस्त में भी यही हुआ था जब 72 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, और अब आगरा में, और पिछले साल भी क्रिसमस पर कराया गया था। बड़ी तादाद में 5000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था, और इस बार क्रिसमस में भी तैयारी है। ये वही संगठन है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है और इसके साथ बजरंग दल भी है। सवाल ये है कि क्या लालच के जरिए अब धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है? देखिए, मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही कि आखिर इस मुद्दे पर हमारे दोनों ये सहयोगी दल रहे हैं आपस में, सदन में, बीजेपी कांग्रेस की सरकार में समाजवादी और कांग्रेस जी। सरकार लोकतंत्र की बनी भारतीय जनता पार्टी की, यहां पर कोई बात नहीं है, यहां कोई बात ऐसा कहीं कोई झगड़ा फसाद कोई बताए, सरकार देश में प्रदेश में चल रही है सपा की, यहां पर दंगे संभल नहीं रहे। आप उमा घुमा के बीजेपी की सरकार टारगेट करो, अरे वहां पर हम फुटेज देख रहे हैं, फुटेज आपके सामने है, सारी दुनिया के सामने है। इसमें कौन क्या कर लेगा, आलिम दीन क्या कर लेंगे, मोहसिन रजा क्या कर लेंगे, नरेंद्र मोदी जी क्या कर लेंगे। आदमी अपनी स्वेच्छा से वहां पर धर्म परिवर्तन अगर कर रहा है, जो देखा जा रहा है, थोड़ा शर्म करके बोलिएगा, आप मुसलमान आदमी हैं, आपको जमाने के सामने भी जाना है। नहीं वकार साहब, धर्म को बीच में मत लाइए। कोई हमारा यहाँ पर ये कोई, हमें इस मामले में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मेन चीज है सामने हम देख रहे हैं, इस इशू को हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि और जो सहयोगी दल हैं, जो आपस में एक दूसरे से मिले हुए दल हैं राजनीतिक, वो भाजपा को इस पर क्यों टारगेट कर रही है।
आप हमारा एजेंडा सबका साथ सबका विकास, हर जगह आप कह रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, अब कोई कहां क्या कर रहा है उठा के लाके आप मोदी जी से जोड़ेंगे, भाजपा से जोड़ेंगे, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। देश को मैंडेट मिला है, हमको भाजपा को और देश ने दिया है, लोकतंत्र में सरकार बनी है, किसी को दबा धमका के वोट नहीं लिया गया है, सब आदमी ने वोट दिया है अपनी स्वेच्छा से। स्वतंत्र भारत है, आजाद लोग हैं, आजादी के तहत वोट दिया है। अब उसको आप घुमा के रोज धार्मिक मुद्दे उठा के लाते हैं, रोज आप हर बात पर भाजपा को घेरते हैं। आप अपनी पहले आकलन करिए कि आप जा कहां रहे हैं। आप चले गए बस्ती में, जमीन में चले गए आप, अब भाजपा आ गई, अब समझ रहे हैं कि आने वाले लेकिन समय सवाल में नहीं दिख रहा कुछ। स्वेच्छा से नहीं है, तभी तो ये सवाल उठ रहा है। अमिताभ जी, क्या धन के जरिए, लालच के जरिए धन परिवर्तन का खेल चल रहा है? तरक्की अता करे। असीम बकार, आप ऐसे ही सोचते हैं। असीम बकार, एक मिनट भाई। मोहसिन रजा साहब, ये विवाद होता ही नहीं। अगर जिन लोगों ने हवन किया वो उन लोगों में से कई लोग टीवी कैमरास पर आके बाद में ये नहीं कहते कि भाई हमको ये कहा गया कि कल सुबह तैयार रहना, आला अफसर आएंगे और फोटो खींचेगी, मीडिया वाले आएंगे, उससे राशन कार्ड और आधार कार्ड बने। आज हिंदुस्तान में आधार कार्ड और राशन कार्ड, और राशन कार्ड तो हमेशा, आधार कार्ड तो नया बच्चा है, राशन कार्ड तो जब से मैंने आंख खोली तब से आदमी के लिए एक लालच का विषय है। राशन कार्ड, विधवा पेंशन, अस्पताल में ठीक इलाज, इसके जरिए तो जाने कितनों टोलों के वोट कांग्रेस 68 साल लेती रही। राशन की दुकान जिसको दे दो वो जन्म जन्म के लिए कृतार्थ हो जाता था। इसलिए ये लालच दिखता है इसमें। एक दूसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए पूरी, फिर जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि बीजेपी को क्यों जोड़ दिया जाता है। बीजेपी एकमात्र पार्टी ऐसी है जिसके पास आनुषंगिक संगठनों की एक बड़ी फेरिस्त है। हिंदुस्तान में कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसके पास 84 किस्म के संगठन हो, वैचारिक तौर पर एक धुरी पर जो हो, और जिनकी साल में एक ज्वाइंट बैठक भी होती हो। यह भी समझिएगा मेरी बात, वो केवल ढीले ढाले शॉट्स नहीं है, वो वेल निटेड है, ठीक से बुने हुए। साल में उनकी एक बैठक होती है जिसको उस परिवार का, पार्टी का नहीं, समझिएगा, उस परिवार का जो हेड होता है वो संबोधित करता है। पूरी रिपोर्ट सबमिट होती है हर पार्टी की, कि हर संगठन की, कि भाई साल भर में वनवासी कल्याण परिषद ने क्या किया, दुर्गा वाहिनी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, बजरंग दल ने क्या किया, विद्यार्थी परिषद ने क्या किया। आरएसएस की एनुअल प्रतिनिधि सभा में उसको रखा जाता है। इसलिए ये 84 की टांग एक साथ बंधी है। अच्छा करेंगे तो सबको श्रेय और बुरा करेंगे तो सब डूबोगे। इसलिए यह मसला उठता है। एक और तीसरी बात मैं कहूं, हिंदुस्तान में मीनाक्षीपुरम में सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन जब हुआ तो भी मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। मैंने आदिवासी इलाकों में ईसाई मिशनरियों द्वारा किए गए लालच के जरिए धर्म परिवर्तनों के खिलाफ भी बोला। मैं इसके भी खिलाफ हूं। संगठित तौर पर जहां धर्म परिवर्तन होता है, मजमा लगा के उसके पीछे कोई ना कोई काला चेहरा दिखता है मुझे, चाहे मीनाक्षीपुरम हो, चाहे छत्तीसगढ़ के इलाके हो, उड़ीसा के इलाके हो, या आज ये मसला हो। मैं इंडिविजुअल की मर्जी, वो मस्जिद जाए, मंदिर जाए, गुरुद्वारे जाए, उसकी मर्जी। ये टेंट तंबू मजमा जहां लगता है वहीं लालच, वहीं धन, वहीं दबाव, वहीं षड्यंत्र। मीनाक्षीपुरम से आपको पता है विश्व हिंदू परिषद की स्थापना ही उस घटना से हो गई थी, मीनाक्षीपुरम के धर्म परिवर्तन से। जब इस देश को लगा कि नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं भाई इसका काउंटर करना होगा, 3,500 लोग उस जमाने में। इसलिए यह सामूहिक तौर पर जहां जहां होगा वहां सवाल उठेगा और उठना भी चाहिए। और तीसरी बात आपने कही, केवल विकास का मुद्दा। मित्र, आप जम्मू कश्मीर में विकास याद रखते हो, हम विकास के साथ है, अच्छा है। असीम बकार भी खिलाफत नहीं कर सकते, अरुण प्रकाश जी भी नहीं कर सकते। विकास की खिलाफत करके कौन देश में रहेगा? कोई नहीं रह सकता। लेकिन मुश्किल तब पैदा होती है कि जम्मू कश्मीर में विकास और मुजफ्फरनगर में लव जिहाद, तब समस्या पैदा होती है। चाईबासा में विकास, रांची में विकास और आगरा में धर्म परिवर्तन होने लगता है। ये डिरेल हम नहीं कर रहे ना आपके विकास के एजेंडे को। या तो ये मिली भगत है या आपके खिलाफ आपके ही लोग काम कर रहे हैं। दो ही बातें हो सकती हैं।
देखिए अमिताभ जी, जैसा आपने एक प्रश्न उठाया, अभी आपने कहा कि हमारे ही चैनल पर कुछ लोगों ने ऐसे बोला। अब क्या बोला वो तो आपको पता है, और जो लोग वहां मौजूद थे वही बता पाएंगे। आप ये फिर से सुनवाई दे रहे हैं, फिर से सुनवाई दे रहे हैं। जो बात आपकी मैं उसी का जवाब दे रहा हूं अमिताभ जी, सुनवाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मुद्दा यह, वहां आप मौजूद थे, आपका चैनल मौजूद था जी, आपने वहां देखा क्या हुआ जी, कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब आपने एक संगठन से जोड़ दिया उसको, अब संगठन को आप भाजपा से जोड़े दे रहे हैं। ठीक है, हमारा सहयोगी संगठन होगा, लेकिन अगर कोई भी कार्य हो रहा है वो आप हमारे को भाजपा पर इसका क्या मतलब? मैं बता दूं क्या है, समाजवादी युवजन सभा का पाप समाजवादी पार्टी के सिर जाएगा, चाहिए कितना भी सिर झटक ले। लोहिया कैसी बात कर रहे हैं आप? जिस तरह लोहिया वाहिनी का पाप असीम बकार के सर जाएगा, मुलायम सिंह जी के सर जाएगा। जो बात जिस तरह आप ला रहे हैं बिल्कुल नहीं, गलत बात है मोहसिन रजा। अरे इनका कहने का मतलब, अमिताभ जी, इनका कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी अगर कश्मीर में विकास की बात करते हैं तो वो तो बीजेपी के हैं, लेकिन अगर लव जिहाद योगी आदित्यनाथ करते हैं तो वो बीजेपी के नहीं है। इनका कहने का सीधा सीधा मतलब ये कर रहे हैं, या तो बीजेपी फिर पल्ला झाड़ ले। आपका केंद्र का मंत्री है जो आगरा से सांसद है कठेरिया, वो इसकी पक्षधरता में खड़ा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी खड़े हैं, या तो आप पल्ला झाड़िए, आप कहीं भाई विकास करते हैं, हमको नहीं पता ये क्या बवाल है। आप उससे मजा भी लेना चाहते हैं, लाभ भी लेना चाहते हैं। जो चीजें मैंने देखी, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बोला, जो कठेरिया जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन मेरा आपके अध्यक्ष जी तो मौजूद है। असीम बकार एक मिनट, ये अध्यक्ष जी को फॉलो कर रहे हैं। असीम बकार एक मिनट बात पूछ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये अध्यक्ष जी को फॉलो कर रहे हैं अपने। आपके अध्यक्ष जी तो ताजमहल को एक शिव मंदिर कह रहे हैं, आप उसको फॉलो करेंगे? आप यहाँ अपने अध्यक्ष के साथ खड़े हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ मोहसिन नजाब, ऐसी बात कर रहे हैं आप? मोहसिन नजाब, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ मित्र। आप राजनीति के चक्कर में धर्म बोले जा रहे हैं। असीम बकार एक मिनट, अगर मेरा कोई लेना देना नहीं तो ये देश बहुत बड़ा है, यहाँ तमाम खुरापातें दिन में होती हैं, मैं वकालत क्यों करने जाऊंगा? केंद्र के मंत्री इस मामले की वकालत कर रहे हैं, और वकालत भी ताल ठोक के कर रहे हैं। वो वकील है क्या इन धर्मांतरण कार्यक्रम के? नहीं ना, वो तो मास्टर है प्रोफेशन से, उनका क्या लेना देना इस मसले से? फिर भाई वो वकालत करने आए क्यों, मैं ये पूछ रहा हूं। अगर उनका लेना देना नहीं तो वो सफाई देने क्यों आए मालिक? देखिए, ये जवाब उन्हीं का है, उनसे आपने सवाल किया, उन्होंने जो जवाब आपको दिया है, वहां पर आपने उनसे जो प्रश्न किया होगा, उस प्रश्न के संदर्भ में उन्होंने आपको जवाब दिया। निर्मल खत्री, सुन लीजिए, निर्मल खत्री, ये सवाल जो बात आपने, जो बात देखिए अमिताभ जी, और जैसे हमारे ये सहयोगी भाई बैठे बता रहे हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, एक मुसलमान की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी में हूं। किसी ने मुझसे ये नहीं कहा यहाँ की धर्म परिवर्तन कर लो, ये इनको अपने आप को संतोष करना चाहिए। ये इस बात की तरफ यहाँ पर कोई मामला इस तरह का नहीं है। बैठकों में जाते हैं, खुले तौर पर जाते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जाते हैं, फिर रिश्ता तो है ना आपके और उनके बीच, और ये संगठन तो आरएसएस से ही जुड़ा हुआ है, फिर आप पर सवाल क्यों नहीं? नहीं, मैं सवाल का जवाब मैंने दिया, तो मैंने कहा तो भाई आप सवाल मुझसे, अब यहाँ सवाल मुझसे आपने किया, मैं अपने मैं जो देख रहा हूँ उतने कॉकस में जवाब दूंगा। उसके वहां उनसे आपने सवाल किया, उन्होंने तो क्या आप मानते हैं कि धन के जरिए धन परिवर्तन कराया जा रहा है? आप मानते हैं ये बात? देखिए, ये इस तरह की चीज पर मैं कोई इस तरह की टिप्पणी इसलिए नहीं दे सकता कि ये मामला धर्म से जुड़ा हुआ है, और धार्मिक मुद्दे पर आप यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, दो दल भी तो टिप्पणी दे रहे हैं ना, हमारे दोनों दल हैं, ये टिप्पणी देंगे। बाकी दो दल भी तो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, आपको देने में क्या आपत्ति है? एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आपका इससे कोई मसला नहीं है, फिर आप मेरे देखिए, मैंने कहा ना कि वो भाजपा के उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेता हैं, उन्होंने वहां पर नहीं, जो बाइट हमने सुनवाई, लोग कह रहे हैं कि राशन कार्ड और आधार कार्ड के जरिए हमको ये लालच दिया गया कि आपके बनवाएंगे और उसके बाद धन परिवर्तन करा दिया गया। यहाँ तक है कि मकान देने की भी बात कही गई इन लोगों को। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि राशन कार्ड और ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा तो उठा के समाजवादी पार्टी का है, प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की है, राशन बनवाने का काम इनका है, और कैसे बनेगा ये बताएंगे वहां के जो अधिकारी हैं। यहाँ पर आप इस मुद्दे को यहाँ क्यों जोड़ रहे हैं? मोहसिन रजा साहब, एक बात आपको बता दें यार, आप लोग कई बार इतनी व्यवहारिक बात कर देते हो, लगता है हिंदुस्तान घूमे ही नहीं हो कभी पांव, या तो पैदा हुए तब से गाड़ी भी चलने लगे और कार्यकारिणी में आ गए। हिंदुस्तान नहीं देखा लग रहा अभी आप लोगों ने।
बोलिए बोलिए, आप ही अरे बताइए, मालिक क्या अजीब पार्टी बात कर रहे हैं आप। हिंदुस्तान छोड़िए, दिल्ली में मैं ऐसे लोग दिखा दूं जिनको कोई खादी का कुर्ता पहन के चला जाए, किसी पार्टी का हो, सुलगती चट्टान धधकती बारूद, अंधेरी रातें काले दिन पार्टी का अध्यक्ष चला जाए आदमी और कहे मैं कार्ड बनवा दूंगा, जनता उसके पीछे हो लेती है। किसी बात आप कर रहे हैं? जनता जान रही थी अखिलेश यादव का डोमेन है कि नरेंद्र मोदी का डोमेन है कि योजना आयोग का डोमेन है? जनता जानती है संघ की संवर्ती सूची क्या है? क्या गरीब लोग, कबाड़ी वाले, उनके घर 4 लोग अच्छे कपड़े पहन के चले गए, बोले भाई चलो सर कल सबका राशन कार्ड बनेगा। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वालों को हर पार्टी के नेता अपनी रैलियों में ले जाते रहे 20-50 साल भेड़ की तरह, और आप बता रहे हो कि वो तो अखिलेश यादव का डोमेन है। ये हम आपको समझ आता है पढ़े लिखे आदमी को, गरीब आदमी को समझ नहीं आता। देखिए ये अमिताभ जी, मैं एक बात बोल दूं, अभी देखा जवाब आपने दिया, मैं एक बात बोल दूं। चलिए वकार साहब सुन लीजिए पहले। देखिए, ये अपनी बात में खुद इतना परेशान हो गए हैं। इन्हीं ने पहले कहा कि अध्यक्ष जी को सुना मैंने, अध्यक्ष जी की बात सही, तो मैंने इनसे पूछा कि अध्यक्ष जी आपके ताजमहल को शिव मंदिर कहते हैं, ताजमहल नहीं जाओ उधर नहीं भाई, आज की बात आप इस पर नहीं बोल रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान के सन 90 से लेके और आज तक की समाजवादी पार्टी की सरकार डिवाइड और कास्टिज्म पर बनी है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर बनी है। देखिए, जुमा 8 दिन से आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, ये जिस तरह की और इससे पहले आप कांग्रेस में हुआ करते थे, उससे पहले कहाँ थे मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि इतने बड़े मुद्दे पर एक मुसलमान आदमी अगर इस तरह की बात करेगा तो उसकी मानसिकता पर भी सवाल उठ जाएगा। अरुण प्रकाश जी कुछ कहना सवाल तो इनकी मानसिकता पर भी उठ रहा है। प्रकाश साहब बात आ गई। अरुण प्रकाश जी, देखिए अग्निहोत्री जी, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत एक काम हो रहा है। जब अभी चुनाव के दौरान जब कांग्रेस पार्टी कहती थी कहीं दुख आपदा या कहीं विकास के ऊपर कोई धन आवंटन होता था, और कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के लोग जब ये कहते थे कि साहब ये हमने इस प्रदेश को ये धन आवंटित किया है, तब ये लोग क्या क्या शब्द प्रयोग करते थे कि इटली से धन आया है, कि यूरोप से आया है, कि रोम से आया है। आपको याद होगा जी, याद है। कल प्रधानमंत्री जी और कह रहे थे कश्मीर में कि मैं तुरंत भाग करके आया, 1000 करोड़ रुपए मैंने दिया। तो 1000 रुपए करोड़ कोई प्रधानमंत्री जी कल तो अपने बड़नाक से तो लाए नहीं थे। कश्मीर की जनता की आवश्यकता थी, उस समय दुख और आपदा थी, लेकिन आज उसका राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं वो वहां पे। तो मैं जो बात कह रहा हूं कि बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत, ठीक है वकार साहब, बहुत संक्षेप में बताइएगा, क्या ये जो गंदा खेल खेला जा रहा है लालच के जरिए धन परिवर्तन का, क्या एक सोची समझी रणनीति है? बहुत संक्षेप में। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कौन कौन से हथकंडे अपना रही है। मैं समझता हूं कि ये उत्तर प्रदेश के विरोध में है, अवाम के विरोध में है। ये सुकून परस्त लोग नहीं है, इन पर बहुत जल्द लगाम लगना चाहिए। और जिस तरह से ये अब राशन कार्ड स्कीम लेके आ गए हैं, पता नहीं इसके बाद ये क्या क्या करेंगे। मैं समझता हूं इसके ऊपर जो इस तरह के लोग हैं, इनको तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई करके इन पर लगाम लगाने की जरूरत है। क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? बहुत संक्षेप में। देखिए, हमारी समझ में ये मुद्दे को आप जिस तरह से उठाया जा रहा है, जिस तरह से इसका राजनीतिकरण हो रहा है, नहीं, सवाल में आप पर कोई आरोप नहीं है, सिर्फ सवाल छोटा सा है। मैंने आपने जो बात कही, जो मैं देख रहा था उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। वहां पर किस तरह की प्रक्रिया बाद में लोगों की आई वो सारा आपको पता है, लेकिन जितनी बात आपने अग्निहोत्री जी ने पूछी है मैंने उसके जवाब दिए। यहां पर मामला कोई भी किसी भी धार्मिक उसका हम नहीं डिस्कस करने आए थे। जो बात आपने पूछी है उसका जवाब मैंने आपको दिया है, और उन बातों के अलावा जिस तरह से वकार साहब बात कर रहे हैं, वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो तरीका बात करने का कितना बेहतर है ये सब देख रहे हैं लोग। ये तरीका नहीं ठीक होता है। कोई आदमी है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर आदमी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, और कोई भी आदमी किसी से पूछकर कोई बात नहीं करता है। अगर गलत है तो उसको सजा मिलेगी, और अगर सही है तो उसको न्याय मिलेगा। ठीक है, अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। देखिए, ये विवाद होता ही नहीं मोहसिन रजा साहब, अगर बाद में वो लोग, गरीब लोग जो कबाड़ बेच रहे हैं, एक बस्ती है वहां कबाड़ी ही रहते हैं और लगभग हर शहर में ऐसी बस्ती होती है, आगरा में भी है, तो उन लोगों को, गरीब लोगों को जब बाद में ये समझ आई बात कि भाई राशन कार्ड, आधार कार्ड का तो कहीं अंगूठा लगवाया नहीं गया, दस्तखत करना ना जाने अंगूठा तो लगाता आदमी, इतना तो समझता है कि अंगूठा लगेगा किसी कागज पे तब तो आगे बात बनेगी।
तो चर्चा पर चर्चा शुरू हुई। जब चर्चा पर चर्चा शुरू हुई तो दूसरी पार्टियों के सज्जन लोग भी पहुंच गए होंगे, ऐसा मैं मान के चलता। बात सुन लीजिए तसल्ली से, आप बोल चुके मित्र। उन लोगों ने उनको समझाया कि चाचा यहां कुछ नहीं था, ये तो धर्म परिवर्तन हो गया। बोले आए अब क्या हो गए? बोले अब हिंदू हो गए। बोले हिंदू कैसे हो गए भाई? तो वहां सीन पलट गया, 380 डिग्री पर यू टर्न आ गया, घूम गई गाड़ी पूरी सर्किल। और तब उन लोगों ने बोलना शुरू किया कि भाई हमको तो कहा गया था कि आला अधिकारी आएंगे, फोटो खींचेगी, कैमरे लगेंगे, राशन कार्ड बनेगा, फिर आधार कार्ड बनेगा, बैंक में खाता खुलेगा। इस आधार पर और कुछ उत्साही लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा वो उत्साही लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल मेंबर रहे या नहीं रहे, या बजरंग दल के मेंबर हैं या संघ के कार्यकर्ता है, वो जाने, लेकिन उन लोगों ने यह भी कह दिया फिर उन्हीं के चलते आगे मकान भी मिलेगा। अनधिकृत झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए इतना बड़ा लालच बहुत होता है। गरीब के लिए तो अल्लाह का मिल जाना और मकान का मिल जाना बराबर हो जाता है लगभग, है ना। उसकी तो कावा, मक्का, मदीना, रामेश्वरम, अयोध्या, काशी, मथुरा सब वही हो जाती है भैया, मकान मिल जाए तो। उन्होंने कहा कि ठीक है, बोले पहले ये पूजा करो, पूजा भी हो गई बाद में। और आप लोग ऐसी बात कर रहे हो, आज ऐसे पारसा बन रहे हैं सब लोग। क्या 77 या 74, 75, 76 याद नहीं है? चलो नौकरी मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर घूमते हुए भिखारी को नौकरी दिलाने के नाम पर नसबंदी करा दी जाती थी और रजिस्टर में लिख लिया जाता था कि रामलाल की नसबंदी हुई, कोटा पूरा हुआ, अधिकारी की जान बची, उसने भगा उसको यहां से। एक कंबल और थाली के लालच में लोगों ने नसबंदी करा ली। ये पता नहीं क्या हमने आंखों से नहीं देखा क्या? और आप लोग भी शायद लंदन में नहीं आए रहे, हिंदुस्तान में ही थे, आप लोगों ने भी देखा होगा कैसे नसबंदियां हुई। आज कहा जा रहा है जी दबाव में कैसे हो सकता है? अरे रमाशंकर कठेरिया जी, दबाव में क्या नहीं हो सकता ये बताओ हमको। हमने इस देश में देखा है लालच और दबाव में एक अदद कंबल और थाली के लिए अविवाहित गरीब ने नसबंदी करा ली इसी मुल्क में। इस गरीबी को आप जानते हैं? एक भंडारा होता है जहां सारी बचती है। कृपालू जी महाराज के कुंडा वाले आश्रम में मनगढ़ में, अरुण जी, कितनी औरतें मारी गई थी सिर्फ इसलिए कि साड़ी बांटने का कार्यक्रम था। एक धोती लेने के लिए महिला ने जान दांव पे लगा दी। ये वो गरीब मुल्क है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं। आप किसी के धर्म को लालच और प्रलोभन और भय से खरीदने की कोशिश मत करिए। इसलिए मैं कहता हूं, जो विवेकानंद ने कहा वही मैं कहता हूं, चाहे इस्लाम हो, ईसाईयत हो या हिंदुत्व हो, धर्म में संगठित गिरोहबाजी नहीं होनी चाहिए। ये इंडिविजुअल मसला होना चाहिए, तो शुचिता रहेगी, पवित्रता रहेगी, राजनीति नहीं होगी। कोई ठेकेदार नहीं, कोई मनसबदार नहीं धर्म में होना चाहिए। ये तंबू लगा के धर्मबाजी क्यों? मेरी मर्जी, मैं मुसलमान रहूं, मैं ईसाई बन जाऊं, मैं सिखिज्म स्वीकार कर लूं, मैं बौद्ध हो जाऊं, बाबा पूज्य बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध हो गए, क्या दिक्कत किसी को? क्या उनका सम्मान कम हो गया? लेकिन मसला इंडिविजुअल रहना चाहिए। ये फोटो खिंचाऊ अभियान हमने मीनाक्षीपुरम से आगरा तक देखे, ये मुल्क साक्षी है। वो हवाएं जहरीली थी, इन जहरीली हवाओं को रोकिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी एक और मुद्दे की, छल होगा तो कैसे आएगा यूपी में निवेश। इस छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नोएडा प्राधिकरण के कारनामों का चिट्ठा बढ़ता ही जा रहा है, हर रोज नए खुलासे। एक और कारनामा है नोएडा प्राधिकरण का, जहां कई गांव की तालाब, पशुचर और कॉलेज वाली जमीन कंपनियों को बेच दी गई, लेकिन वहीं प्रशासन ने लगाया है उन कंपनियों पर करोड़ों का जुर्माना। नोएडा प्राधिकरण की कारगुजारियां तो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। अब तो इसके कारनामों पर केवल किताब नहीं, उपन्यास लिखे जा सकते हैं। आए दिन होने वाले खुलासों से हर कोई हैरान और परेशान है। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 66, 67, 68, 57 और सेक्टर 58 में आने वाले गांव बसीब्राउद्दीन नगर, बमूरा, सुल्तानपुर, सलारपुर कला,
और गड़ी चौखंडी का है। अब चतुर प्राधिकरण की चालाकी तो देखिए। प्राधिकरण ने तालाब, पशुचर और कॉलेज की आरक्षित जमीन कंपनियों को बेच दी, लेकिन अब कंपनी मालिक कांप गए हैं करोड़ों के जुर्माने से। देखिए, ये हमारे यहाँ एक गांव है बसई बिराउद्दीन नगर, उसमें करीबन 1 लाख मीटर जमीन शोर की है और 50,000 मीटर जमीन तालाब की है और 40,000 मीटर जमीन श्री इंटर कॉलेज की है। इस सब पे नोएडा प्राधिकरण द्वारा और कुछ उद्योगपति द्वारा मिलके अवैध कब्जा कर लिया गया है। सब जमीन की बंदरबाट कर दी और सब जमीन पे बिल्डिंग बना ली है। उस चक्कर में जो यहाँ का वाटर लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है। उसी में मैंने डीएम साहब से शिकायत करी। जब कार्रवाई नहीं हुई तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक मैंने कंटेम्प्ट डाली। उसी में डीएम साहब को आदेश का पालन करने के लिए सख्त आदेश दिए गए। उसी के आदेश का पालन करते हुए माननीय डीएम जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने करीबन गढ़ी चौखंडी, मामूरा 3-4 गाँव में मिला के 400 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। वहीं समाचार प्लस ने भी सरोकार निभाते हुए सारे दस्तावेज एसडीएम साहब को दिखाए, तो एसडीएम भी हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर बचते नजर आए। एसडीएम की माने तो उनकी नजर में वो दोषी हैं जो मौके पर कब्जा जमाए हैं। जब किसी धारा 132 की या एलएमसी किसी लैंड पे कोई एनक्रोच करता है तो हमारे समक्ष वो व्यक्ति जो एनक्रोच करता है वही व्यक्ति पार्टी होता है अनटिल अनलेस जब तक वो अपने कोई दस्तावेज या साक्ष्य कोर्ट में न्यायालय में प्रस्तुत करता है। तो यदि उसको बाकायदा ड्यूली आवंटित की गई है तो वो जवाब दाखिल करे। अपना जवाब दाखिल करने के बाद जो भी समुचित कार्रवाई होगी। आपको बता दे कि जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया है उनमें हल्दीराम जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं, जिन पर करीब 18 करोड़ 45 लाख का जुर्माना लगाया है। अभी तक करीब 15 कंपनियों को नोटिस मिल चुका है। अब कंपनी मालिक करे तो क्या करे सिवाय पलायन करने के। अगर आज 7-7, 8-8 सालों बाद ये चीजें नोटिस लोगों को मिल रहे हैं और उनमें हड़कंप मचा हुआ है कि हमने गलत जमीन के ऊपर उद्योग लगा लिया है, शायद आपको अब अपनी बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी, यहाँ से आपको अपना उद्योग कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से तो ये नोएडा पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगर इन अधिकारियों की खराब कार्य के वजह से आज उद्यमियों को इस बात के लिए शोषण होना पड़ रहा है या उन्हें अपने उद्योग बंदी के कगार पे आने पड़ रहे हैं, तो सरासर ये प्राधिकरण की गलती है। कंपनी मालिकों की कमर टूटने लगी है। प्राधिकरण को पैसे देकर जमीन खरीदी थी, लेकिन ऐसा हो जाएगा कभी सोचा न था। अब प्राधिकरण के चेयरमैन साहब इनके शब्दों को भी कान में खोल लीजिए। कह रहे हैं कि यह तो कानूनी प्रक्रिया है। जो भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स है वो लिया जा रहा है, उसमें कोई प्रशासनिक कदम नहीं है, तो एक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया, तो उसका प्राधिकरण भी संज्ञान लेकर के कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उसमें कदम उठा रहा है। वही बात निकली तो दूर तक गई, लेकिन लौटी तो लापरवाही के लिबास में लिपटी हुई। मुख्य सचिव ने भी भरोसे की खुराक दे दी, कह दिया कि डीएम से बात करेंगे। जैसा आपका कहना है कि नोएडा अथॉरिटी ने उनको लैंड अलॉट करी, ये करी, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको फिर दिखाना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है, वस्तुस्थिति क्या है। आज आप मेरी जानकारी में लाए हैं तो मैं डीएम से भी बोलूंगा और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से भी बोलूंगा कि उसको पूरा देख के मुझको अवगत कराएं कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पब्लिक को असहूलियत थोड़ी होनी चाहिए। पब्लिक की सहूलियत को तो हमको ध्यान में रखना ही है। किसको खुदा कहे और किसकी खता कहे, सवाल यही है कि बरसों से चल रही कंपनियां अगर बंद हो गई तो सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी पर भी संकट आना तय है। बहरहाल ये सूरत हाल विवादित नोएडा विकास प्राधिकरण का है, जिसके कारनामों की सजा कई उद्योगपतियों को भुगतनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अथॉरिटी के पास अधिकार ही नहीं था तो उसने कैसे ये जमीन बेच दी, और अगर उद्योगपतियों के साथ ऐसे ही धोखा होता रहेगा तो कौन लगाएगा यहाँ उद्योग, और अगर कंपनियां पलायन कर जाती हैं और सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी पर भी संकट आना तय है, जिसके लिए कौन होगा जिम्मेदार। कैमरामैन मदन के साथ सौरभ साहनी, समाचार प्लस। तो पहले से ही विवादित नोएडा अथॉरिटी पर उठ रहे सवाल यादव सिंह के काले कारनामे सामने आने के बाद और भी गंभीर हो गए हैं, और अब एक और मामला। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्राधिकरण
धोखाधड़ी का अड्डा बन गया है। सवाल ये भी है कि अगर इसी तरह से कंपनियों के साथ छल होगा तो फिर क्यों कोई इंडस्ट्री लगाएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश यादव जी। नरेश यादव जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो चेयरमैन है वो पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन क्या ये जो आरक्षित जमीनें हैं पशुचर की, कॉलेज की, क्या नोएडा प्राधिकरण को अधिकार है इनको बेचने का? नोएडा प्राधिकरण को इनको बेचने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। कानून में ऐसा कोई राइट नहीं दिया गया है। ये जमीन है, रिजर्व जमीन है, लैंड है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की। इन जमीनों का अर्जन भी नहीं हो सकता, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के चलते जो प्राधिकरण के अफसर हैं या जिला प्रशासन के अफसर हैं, उनकी भारी चूक और लापरवाही है। तो इससे जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं, नोएडा अथॉरिटी में रेवेन्यू देने वाले लोग हैं, उनके साथ ये बड़ा धोखा प्रशासन और अथॉरिटी द्वारा मिलकर किया जाता है, जो बहुत ही नाजायज है। जी मोहसिन रजा साहब, क्या ये जो प्राधिकरण है वो अब धोखाधड़ी का अड्डा बन गया है? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। आप देखिए, इतने दिन से जो भी एक हम देख रहे हैं, चाहे टीवी चैनल हो, अखबार उठा रहे हैं, सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही न्यूज है और वो सारी के सारी वही के घोटाले की न्यूज चल रही है और उसी पर हम बैठे हैं चर्चा करने के लिए। आप ये देखिए कि इतना जबरदस्त घोटाला हुआ, जैसा कि यादव जी भी कह रहे हैं, हम उनकी बात से सहमत हैं कि जो चीजें आपके अधिकार में नहीं है, आपने उसको अपने अधिकार में लेकर उल्टा सीधा काम किया है और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं जेन्युइन लोग। और उसके साथ साथ ऐसे ऑफिसर्स जिनके पास हजारों करोड़ रुपए का एसेट्स मिल रहा है, पैसा कौड़ी उनके पास बरामद हो रहा है। आखिर कब तक ये सब चीजों को नजरअंदाज करेगी सरकार? उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। माजी में भी सरकार उनकी रही है, बीच में थोड़े समय के लिए कुछ और सरकार रही, फिर आपकी सरकार आ गई और ये सारे ऑफिसर्स एक दिन में नहीं इतने बड़े रईस बन गए। इन्होंने कहां किसको अपने साथ शामिल किया है, वो सारी चीजों की जांच, और इतनी देर लगती है यहां पर किसी भी चीज में एफआईआर होने में या जांच के लिए कह दिया जाएगा, लेकिन कार्रवाई फौरन नहीं होती है। बहुत दिन के बाद जब मीडिया ने इस प्रकरण को उठाया है, तब जाके अब ये तय हुआ कि साहब इनको सस्पेंड किया जाता है। जी अरुण प्रकाश जी, पहले तो नोएडा प्राधिकरण के साथ वैसे विवाद जुड़े हुए हैं, बायर्स के साथ, बिल्डर के साथ मिलीभगत करके बायर्स को ठगने का भी आरोप है, तमाम तरह के आरोप हैं। और अब एक नया केस, जब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नोएडा प्राधिकरण ने कदम उठाया है और धोखाधड़ी की है। सवाल ये है कि क्या जो नोएडा प्राधिकरण है वो धोखाधड़ी का अड्डा बन गया है? सवाल ये भी है कि अगर इसी तरह से छल होगा तो फिर क्यों कोई इंडस्ट्री लगाएगा? गायत्री जी, देखिए, ये जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनको भी ज्ञान रहता है कि हम कौन सी जमीन ले रहे हैं। जी दूसरी बात, जब ग्राम सभा की जमीन कहीं अधिग्रहण होती है तो उसके सारे अधिकार उस अथॉरिटी को हो जाते हैं, चाहे वो जीडीए हो, एनडीए हो, केडीए हो, एलडीए हो, कोई भी अधिकार कहते अथॉरिटी हो, वो सारी चीजें उसमें समाहित हो जाती हैं। वो अलॉटमेंट का राइट हो जाता है उनको, और उस अलॉटमेंट के जो कहते हैं उनके राइट हो जाते हैं, उसके तहत वो जमीन हो जाती है। लेकिन यहां एक डबल गलती मैं आपके फुटेज में देख रहा हूं। ये एकदम वैलिडिटी हो जाएगी और उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब एक तरफ एसडीएम साहब 18 करोड़ रुपए का, मैंने देखा कि हल्दीराम को कहता है 1 लाख स्क्वायर मीटर जमीन है और 1 लाख स्क्वायर मीटर की क्या रेट है इस समय कहता है वहां पे नोएडा में, कहता जो बाजार मूल्य क्या है और कहता वहां के एनडीए का क्या रेट है, दोनों में फर्क होगा। तो अगर 18 करोड़ रुपया उनसे जुर्माना वो जमा भी कर देते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जमीन तो वैलिड हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये मैं दोनों तरफ देख रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट अथॉरिटी दोनों मिली भगत कर करके एक ऐसा साजिश रच रही है। और आपको तो मालूम होना चाहिए और मालूम होगा भी, मैं जानता हूं कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के तो चपरासी से लेकर के क्लर्क से लेके अधिकारी को तो छोड़ दीजिए, चपरासी जो वहां क्लास 4 तो क्लास 3 में है, उनके पास 20-20 प्लाट, 40-40 प्लाट उनके पास है, वो धंधे कर रहे हैं। और कहता मोटे मोटे कहता 10 हाथों में कहता उनके सोने के, हीरे के, जवाहरात की अंगूठियां हैं। तो ये तो एकदम सामने दिखाई पड़ता है किस तरीके से डेवलपमेंट। ठीक है अरुण प्रकाश जी, एक नई चीज निकलकर सामने आई है। आपके पास फिर लौटेंगे अरुण प्रकाश जी, आपके पास फिर लौटेंगे। वकार साहब, क्या नोएडा प्राधिकरण धोखाधड़ी का अड्डा बन गया है? और सवाल जो अब खुद अरुण जी ने भी उठाया है, उन्होंने कहा है कि एक डबल गेम चल रहा है, एक डबल खेल चल रहा है, इधर से भी पैसा उधर से भी पैसा। नहीं, देखिए, जिस तरफ इशारा अरुण प्रकाश जी ने किया है, इस तरह से हर आदमी को हक है गलत चीजों पर उंगली उठाने का, या अगर कुछ समझ में आ रहा है
तो आदमी अपनी बात रख सकता है, मैं ये समझता हूं। देखिए, गुनाहगार जब पकड़ा जाए उसके खिलाफ तभी कार्रवाई हो जाना चाहिए और होना लाजमी भी है। और मैं समझता हूं कि अगर पीछे गुनाह होता चला आ रहा है और हमारी सरकार में सामने आया है तो उसमें सजा मिलना चाहिए। अगर किसी ने अभी शुरू किया है तो 2 साल बाद पकड़ा जा रहा है तब उसको सजा मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे जो अवाम है, हमारी उत्तर प्रदेश की अवाम है, इनके साथ कोई धोखाधड़ी अगर कर रहा है तो उसको चाहे सरकार हो, अदालत हो या कोई विभाग हो, अगर सजा दे रहे हैं तो इसमें मैं समझता हूं कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इतना आसान नहीं है और सवाल ये भी कि आखिर हो क्यों रहा है। अमिताभ जी, क्या नोएडा प्राधिकरण को अगर ये कहा जाए कि धोखाधड़ी का अड्डा है, गलत होगा? नहीं, अब इस पर तो खैर क्या मेरे कहने से ही क्या होगा, वो तो पूरा देश और दुनिया देख ही रहा है वो किसका अड्डा है, उस विषय पर नहीं जाना चाहता मैं। इस मामले के 2 बड़े गंभीर पहलू हैं जिन पर गौर करना चाहिए था हमको। पहला पहलू ये कि नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ऐसी जमीन उद्योगपतियों को दे दी जो जमीन आरक्षित थी सार्वजनिक उपयोग के लिए, ग्राम सभाओं के अधिकार क्षेत्र के लिए। ठीक, इसको समझने की बात है। उसको ना अथॉरिटी बेच सकती, ना मुख्यमंत्री जी बेच सकते, ना चीफ सेक्रेटरी बेच सकता, ना सीईओ बेच सकता, कोई नहीं बेच सकता। ठीक, यादव सिंह भी नहीं बेच सकते जो सब बेच लेते थे। उनसे बड़ा सेल्समैन तो भारत में कोई हुआ नहीं यादव सिंह से। अब प्रश्न उठता है, आपने बेच दी, चलिए ठीक है, पैसा भी आ गया, जो बैंक में जाने वाला पैसा वो भी आ गया होगा, जो मिठाई के रूप में आता है वो भी आ गया होगा। चलो मान लिया मिठाई बाल बच्चों ने खा ली, वो 2.5 किलो हीरा ऐसे नहीं आए थे ना अरुण जी, जो घर में झोले मिले थे तौल के 2.5 किलो, हमारे आपके घर में 2.5 किलो जीरा नहीं मिल सकता। यादव सिंह के घर में 2.5 किलो हीरा मिला तो वो ऐसी जमीनें बेच के मिला। खैर चलिए, लेकिन उससे भी बड़ा मुश्किल सवाल ये कि 7 साल बाद हुकूमत उत्तर प्रदेश को याद आया, वो भी अदालत के डंडे के बाद, क्या है, क्या बताए भैया, गलत जमीन, बोलो नोटिस दो भाई, जुर्माना लगाओ। आप सो रहे थे। एसडीएम किस लिए होता, और डीएम की बेसिक जिम्मेदारी लैंड रिकॉर्ड की है ना। पहले तो बोलते कलेक्टर थे, राजस्व, अंग्रेजों के जमाने में तो मूल काम ही ये था जी। मूल प्रश्न ये है, नोएडा अथॉरिटी उत्तर प्रदेश सरकार की का विभाग और भूमि का विकास देखने वाले एसडीएम और कलेक्टर उत्तर प्रदेश सरकार के नौकर, सीईओ नोएडा उत्तर प्रदेश सरकार का नौकर। तो ये 7 साल बाद आपको समझ आया क्यों, अगर गलत था तो अलॉट क्यों हुआ, और अलॉट हो ही गया तो फिर ये 15, 20, 25 दिन में ही रिवोक क्यों नहीं हो गया। इसके लिए मालूम है 7 साल क्यों इंतजार किया गया होगा, जो मेरी समझ कहती है। एक हमारे पास प्रधान जी, एक हमारे पास वो आए थे जीडीए के पुराने अधिकारी, रिटायर्ड, उन्होंने मुझे किस्सा बताया। बोले जमीन, आसिम बकार आप भी सुन लीजिए, जमीन पर जब कब्जा हो जाता है हमको तुरंत पता लग जाता है कब्जा हो गया। नपाई होती है पता लग जाता है, नींव खुदती है पता लग जाता है, पहली मंजिल बनती है पता लग जाता है, दूसरी बनती है, तीसरी बनती है, पता रहता है, हर दिन की रिपोर्ट रहती है। लेकिन जब उस पर मॉल बन जाता है पूरा 10 मंजिली, तो हम कहते हैं प्रवर्तन विभाग से कि मेरी जीप निकालो, चलते हैं, अवैध निर्माण कैसे हुआ, ताला लगाओ। मैंने कहा यार तो पहले दिन तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। बोले अग्निहोत्री जी आपको समझ ही नहीं, पहले दिन जाएंगे 5,000, 10,000, 20,000 देके विदा कर देंगे कि भाई गलत है, नहीं बनाएंगे। जब 20 करोड़ लगा देता है तो मैं जाता हूं। तो जितना बड़ा मामला उतनी बड़ी मिठाई, ये सारा खेल वहां से है। इससे सरकार के 2 विभागों के काम करने का तरीका समझ आ गया मुझे। और सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि आप अगर नोएडा में, वैसे भी नोएडा इंडस्ट्रियल फ्रेंडली जगह नहीं रही अब। ग्रेटर नोएडा में जाके देखिए, मीलों मील खाली है प्लॉट, और जो फैक्ट्री थी भी वो भी ताला लग गई। जितनी लगी भी है थोड़ी बहुत कंपनी, उनको भी आप लोग ये हरकतें करके बंद करा दोगे। 7 साल बाद जब मैंने सब कुछ वहां बना लिया, आपने बिजली दी होगी, आपने पानी दिया होगा, आपने मान्यता दी होगी, सड़क बनाई होगी उस इलाके की हमारे लिए, तब समझ नहीं आया गलत गलत है। आज एसडीएम को ब्रह्म ज्ञान हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं ये मिली भगत का नतीजा है। प्रधान जी गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
अरुण जी, क्या ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो किया जाता है अवैध तरीके का? और फिर सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसा अवैध इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा सूबे में? गायत्री जी, दो चीजें इधर 20 साल में बहुत तेजी से हुई हैं। एक तो दाम बढ़े जमीनों के और दाम बढ़े कमीनों के। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि डेवलपमेंट अथॉरिटी और जहां भी कहीं भी आप देखें, ये जिन इंडस्ट्रीज की वकालत की बात की जा रही है, इन सारे छोटे से लेके बड़े उद्योगपतियों को मालूम रहता है कि उनके लीगल एडवाइजर होते हैं, उनके वकील होते हैं, लेखपाल उनके घर पे हाजिरी बजाने जाता है, कहता है। ये सारे लोग बताते हैं कि जमीन चरागाह है कि स्कूल है, क्या है। और जब वो डेवलपमेंट अथॉरिटी में वो चीज चली जाती है तो निश्चित रूप से मैं आपसे जो कह रहा हूं, कानूनी प्रक्रिया की बात अग्निहोत्री जी कह रहा हूं, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी को राइट हो जाता है कि उस जमीन को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के तहत अलॉटमेंट कर सकता है। लेकिन पर्सनल अलॉटमेंट जिस ढंग से हुए हैं उस अलॉटमेंट में नहीं कर सकता। अरुण जी एक बात आपको बता दूं, गाजियाबाद में एक मसला आया था, है? गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भी इतने तेजस्वी अधिकारी हैं, पैदा तो एक ही फैक्ट्री से हो रहे हैं ना। कोई गाजियाबाद में बैठा, कोई नोएडा में। उनने सारे पोखर बेच दिए बिल्डरों को। क्या सारे पोखर बेच दिए? सुप्रीम कोर्ट ने मुर्गा बना दिया अथॉरिटी को। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। और कहा हटाओ भाई, हटाओ यहां से। आप पोखर बेच लेंगे क्या? क्या होती है अथॉरिटी? कोई कानूनी हक नहीं भाई साहब। कल को आप कहोगे, नहीं कल नहीं, सुन लीजिए, कल को आप कहोगे हिंडन पर भी जीडीए का अधिकार है, हम हिंडन पार्ट के वो बनाएंगे मॉल। नहीं ना, नदी है भाई। मैं जो कानूनी प्रक्रिया, जी यही मैं आपकी बात कह रहा हूं अग्निहोत्री जी। इसमें फिर जब ये जो 18 करोड़ का जुर्माना लगाया जा रहा है, ये भी एक वैलिड काम किया जा रहा है। कल को वो व्यक्ति हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, स्टे पाएगा कि साहब हमने उस जमीन के कल तक पूरा वो दे दिया और कल तक हमने कहते इस तरीके से। अब ये उस समय कोर्ट के सोचने और विचारने का काम है कि किस तरीके से उसके कल तक पहलू को लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक गैंगवार, ये पूरे प्रदेश का कल तक इस तरीके से शोषण हो रहा है। और इसमें सरकारें, मंत्री, एमएलए, राजनेता, अफसर, ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी, सबकी एक मिली भगत है और मिली साजिश के तहत। ठीक है मोहसिन रजा जी, क्या ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा है? सोची समझी एक रणनीति के तहत ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लेकिन फिर सवाल वही खड़ा होता है कि अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा तो दूसरा इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा सूबे में? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप बात तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है, लेकिन जैसा कि अभी हमारे अरुण प्रकाश जी कह रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है कि जब इस तरह की चीजें होंगी तो दूसरा आएगा कैसे? जाहिर सी बात है, भयभीत इतना हो चुके हैं लोग। और मैं एक थोड़ी सी बात हट के मैं करना चाह रहा हूं, अग्निहोत्री जी की नॉलेज में लाना चाह रहा हूं। लखनऊ के शहर में यहां पर हेरिटेज को डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। जरा सा यहां पर भी एक दिन अपनी टीम को लगाइएगा और कितनी इमारतें बन चुकी हैं हेरिटेज को तोड़ के, और कितनी इमारतें हेरिटेज पे खड़ी हैं, और वहां पर रोज जाता है प्रशासन और यहाँ के बड़े बड़े आला अफसर, और उसके बाद फिर दो लौट के घर आ जाते हैं, फिर 2 दिन बाद कार्रवाई। वकार साहब, आपकी सरकार तो लगातार कहती है कि हम निवेश ला रहे हैं, हम उद्योग लगवाने के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से छल होगा तो आपको लगता है कि निवेश आएगा सूबे में? देखिए, जो निवेश माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह काम कर रहे हैं, आप पूरा भरोसा रखें कि जिस तरह से जो भी बन पड़ेगा उस तरह से उत्तर प्रदेश में तरक्की की राहें खोली जा रही हैं और नए निवेश आ रहे हैं। आप देखिए, हर दिशा में काम हो रहा है। ठीक है, वक्त आपके पास बहुत कम है, शायद अगर थोड़ा वक्त देते तो मैं आपको तरक्की की और जो बातें जो सरकार कर रही है उस सब बताने के लिए वक्त कम है। ठीक है, वकार साहब आपकी बात आ गई। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैंने जो 2 बातें उठाई वही बात है। एक बात की ओर अरुण जी ने बार बार इशारा किया, मैं उसका भी उत्तर दे दूं, नहीं तो अरुण जी की बात अनुत्तरित रहेगी कि भाई क्या कंपनी को नहीं पता था? अरुण जी, मैंने एक कंपनी खोली एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक? समझिएगा मेरी बात। मैं धंधा करने आया बाजार में, समझिएगा। मैं एसडीएम आगरा के पास गया कि भैया ये ताजमहल मुझे लिख दो। वो रोटी नहीं खाता एसडीएम। कायदे कानून से बंधा है कि नहीं बंधा है? ये क्या बात हुई भाई? मैं मान भी लूं कि 10 कंपनी वाले मिलके गए होंगे, उन्होंने कहा होगा भाई लाओ चारा कहा कि जमीन हमको दे दो। आपने दी कैसे?
एक बात कहूं, बड़ी कहावत है देसी, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे मन में आई तो कहूंगा जरूर कि भाई गांव की एक महिला ने दूसरा विवाह कर लिया। मैं इसको परिष्कृत करके सुना रहा हूं कहावत को, देसी कहावत तो थोड़ी ठीक नहीं रहेगी। तो आदमी ने पूछा, नरेश यादव ने पूछा, भाई फिर क्या हुआ? बोले भैया उसमें दिक्कत नहीं, करके छोड़ दिया, ये ज्यादा गलत किया। समझ रहे ना आप? ये दिक्कत है यहां पर। कंपनी वाले जाएं, एक कोई मैं कंपनी खोल लूं और मैं कहूं पूरा गाजियाबाद मुझे दे दो, तो संतोष यादव मुझे लिख देंगे गाजियाबाद, ये रमन लिख देगा। ये सवाल है। 7 साल बाद आपको समझ क्यों आई बात? 7 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश चेती, और वो किस लिए, कब चेती? मैं गांव वालों के अधिकारों के भी साथ हूं, ये जान लीजिए। मैं दोनों के साथ हूं। जिन्होंने वहां हजारों करोड़ रुपया लगाया उनके भी साथ हूं। इसलिए नहीं कि वो रुपए वाले हैं, इसलिए क्योंकि वहां करीब 50,000 60,000 आदमी रोटी खा रहा है, नौकरी कर रहा है। और मैं उनके भी साथ हूं जो गांव वाले हैं, जिनकी आरक्षित जमीन इन बेईमानों ने बेच दी। मैं उनके भी साथ हूं। अब उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गांव के लिए जो जमीन आरक्षित थी, जिन कामों के लिए जिस पर हाई कोर्ट ने गांव वालों का पक्ष ठीक माना, यह भी समझिए अरुण जी, हाई कोर्ट ने गांव वालों का पक्ष ठीक माना कि आप ये जमीन नहीं बेच सकते थे अथॉरिटी। तभी तो हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार कार्रवाई करे। अब सरकार को यह तय करना होगा कि इन गांव वालों के हित की सुरक्षा कैसे हो और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट का माहौल टूटे नहीं। यह भी उसकी ही जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश शासन की। उसके अधिकारियों ने तो जितना बिगाड़ना था बिगाड़ दिया। अभी पंचम दल की जिम्मेदारी बनती है, अखिलेश जी की जिम्मेदारी बनती है कि इसको देखें। हजारों करोड़ रुपए का निवेश है, हजारों हजार करोड़ रुपए का निवेश इस पूरी भूमि में, जिसका विवाद है इन गांवों का। क्या होगा, उसका संदेश क्या जाएगा? उसके बाद सही जमीन भी अलॉट करोगे तो कोई उद्योगपति लेने नहीं आएगा इंडस्ट्री लगाने। वो कहेगा पता नहीं 5 साल बाद ये फिर नोटिस भेज देंगे। ये क्या ड्रामा है भाई? पहले तो किया क्यों, और किया फिर करके छोड़ क्यों दिया? ये सवाल नहीं पूछे। ये मैस को बंद करिए, जंगल राज को खत्म करिए। नोएडा अथॉरिटी से, एसडीएम से, नोएडा में नोएडा अथॉरिटी और नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के कलेक्टर, इनके अधिकारों का ही कभी ठीक से वो नहीं विभाजन नहीं हो पाया। अथॉरिटी का चेयरमैन इतना बड़ा आभा मंडल लेके आता है कि कलेक्टर उसकी फाइल उठाने लगता है पीछे पीछे, बोले जी सर, राइट सर। क्योंकि नोएडा अथॉरिटी में जो बैठता है वो लक्ष्मी के आसन पर विराजमान होता है। उसका जलजला लखनऊ तक बोलता है, उसका फोन लखनऊ तक बजता है। कलेक्टर क्या करेगा बेचारा? ये समस्या है। इन सब चीजों को सुलझाना होगा ताकि प्रदेश में आपकी बात पर भरोसा करके कोई आदमी आए, मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा करके आए कि भाई मेरे यहां लगाओ फैक्ट्री, मेरे यहां लगाओ कंपनी, 40,000 30,000 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं तुम्हारे हित की, और उसके बाद उसके साथ आप ये सलूक करें, तो फिर आप कर्नाटका नहीं बन सकते, आप महाराष्ट्र नहीं बन सकते, आप गुजरात नहीं बन सकते। ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वकार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहसिन रजा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण जी आपका, नरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।